इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट सेटअप एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट हुआ। उसके उस वक्त मेजर 3 पिलर्स थे जिसको हम मैंडेट के रूप में देखा जाएगा। जो बायोसेफ्टी रेगुलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को हम समझाना चाहें कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और सरल शब्दों में तो कुछ आप बता पाएंगे कि जो सब समझ सकें और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जिनोम इंडिया है क्या और जिनोम सीक्वेंसिंग का अगर हम थोड़ा सा कुछ बता सकें। जिनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 पॉपुलेशन का किया है हमने जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट में। ये भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय भी है। इसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत इसी महीने 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें हमने काफ़ी वेरिएशंस आइडेंटिफाई किए हैं, बट उसमें से हमने 7 मिलियन वेरिएशंस ऐसे फाउंड किए हैं जो कि ग्लोबल डाटा सेट्स में अभी तक अवेलेबल नहीं है। कि ये अब हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा आने वाले समय में। नमस्ते डॉक्टर सुचिता, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सुप्रीत फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर शो। एक्चुअली ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं अपना जर्नी डीबीटी में और डीबीटी के मेजर इनिशिएटिव्स के लिए मैं बोल पाऊँगी। नो इट्स अ प्लेजर मैम एंड आपने टाइम निकाला। और इस बार एक्चुअली हम नॉर्मली क्या है आजकल डीप रूट टॉक्स करते हैं, बट आपके साथ ये स्पेशल सेगमेंट होगा जिसमें हम इंस्पायर मी और डीप रूट दोनों सेगमेंट्स हम ब्लेंड करेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी के बारे में बात किए बिना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करे बिना जिनोम इंडिया की बात हो नहीं पाएगी। तो हम शुरुआत आपकी आपकी स्टोरी से ही बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी जर्नी। एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं डिपार्टमेंट का जो सबसे फर्स्ट मेजर रिक्रूटमेंट हुआ था उस बैच में मैं एंट्री किया है डीबीटी में इन 1989, and now it's almost 35 years I completed in DBT and I got opportunity। मैंने बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम किया है जो कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन से इम्प्लीमेंटेशन तक गई है। मेरा फर्स्ट असाइनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में था बायोसेफ्टी रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का। ये 89 में ही था। 89 में ही बायोसेफ्टी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार था और हमने इसको 1991 में रिलीज़ किया है। उसके बाद इसका थ्रू आउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ एंड आज ये एक मेजर रेगुलेशन के तौर पे इसके अंडर ऑल बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस को हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इट्स अ रेगुलेटरी टूल फॉर इन हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन ऑल डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो आज की डेट में तो लोग जानते हैं, पर उस समय ये कितना अननोन था और कितने चैलेंजेस थे ये आपके लिए। हाँ, डेफिनेटली मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एक गवर्नमेंट सेटअप में सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसी दूसरे कंट्री में नहीं था। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट सेटअप एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट हुआ इन 1986 में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर फर्स्ट हैपेंड। टाइम, यस। कहीं पे नहीं था, ना ही यूएस में ना किसी दूसरे कंट्री में। और इसका सारा श्रेय मैं हमारे फाउंडर सेक्रेटरी डॉक्टर एस रामचंद्रन को देना चाहूँगी, जिनकी ये आइडिया थी जो इम्प्लीमेंट करने में आई एंड ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट हुआ। उसके उस वक्त मेजर 3 पिलर्स थे जिसको हम मैंडेट के रूप में देखा जाएगा। एक था R&D इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज तक
एचआरडी एक बहुत बड़ा हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट है, इनिशिएटिव है जो आज तक चल रहा है। एंड देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, सोसाइटी रिलेटेड प्रोग्राम्स कि जहाँ पे हम अपनी बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू हम सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। एंड जब हम ये सारा रिसर्च और डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रहे हैं तो टू कैटर द नीड्स ऑन सेफ्टी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स हमको रेगुलेशंस का भी ज़रूरत था। उस वक्त हमने बायोसेफ्टी रेगुलेशंस स्टार्ट करे थे। जो बायोसेफ्टी रेगुलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए? बायोसेफ्टी रेगुलेशंस तो अभी बहुत वेल इम्प्लीमेंटेड है एंड ऑल आवर साइंटिस्ट दे आर अवेयर in almost all countries they are having in different forms biosafety regulations, क्योंकि we work with एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, हम जब पैथोजेंस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली एक कंटेंट एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी लेबॉर्ट्री कैसी होनी चाहिए, आपके रिसर्च पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, एक सेफ्टी मेजर्स आपके क्या होने चाहिए, वो पैरामीटर्स पूरे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बायोसेफ्टी रेगुलेशंस की जो कमिटीज़ है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, वी कॉल इट इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, then at for research funding we have RCGM, and then for commercial releases के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास GAC नाम की कमेटी है। और ये बायोसेफ्टी रेगुलेशंस एक्चुअली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर किया है, जो EPA है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है। तो ये एक्चुअली आप जो जब हम टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेनिफिट्स तो है ही है उसके, बट बेनिफिट्स के साथ में हमेशा रिस्क भी एसोसिएटेड रहती है। तो रिस्क जो एसोसिएटेड रिस्क है उसको आप विद इन बाउंड्रीज रख के आप उसको कंट्रोल्ड वे में किस तरीके से रिसर्च को बढ़ावा देता है, इसके लिए बायोसेफ्टी रेगुलेशंस का ज़रूरत था। पिछले 39 इयर्स में ये डिपार्टमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है? हाँ, डिफरेंट बिल्कुल बहुत अच्छे से इवॉल्व हुआ है। एंड आई विल से कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी बहुत अच्छे से जगह बनाई है थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स। एंड आई विल से कि अगेन आई विल से डॉक्टर रामचंद्रन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस डिपार्टमेंट को दिया है। एक बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर भी है इस डिपार्टमेंट में, जिसका क्रेडिट हमारे कलीग्स, सीनियर कलीग्स और उनको सबको जाता है। एक डेडिकेशन के साथ सारी टीम ने काम किया है एंड वही डेडिकेशन, वही वर्किंग कल्चर, वही हार्डवर्क आज के जनरेशन में भी DBT में आपको देखा जाएगा। इसके बाद में नॉट ओनली बायोसेफ्टी, R&D भी बहुत अच्छे से डिफरेंट सेक्टर्स में हमने उसको एडवांसमेंट की है। HRD आई ऑलरेडी सेड कि वी हैव स्टिल हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स इन HRD। देन वी हैव very good international collaborations. Then we are having industry association also. I will definitely mention here कि पहले तो हमने institution based research बहुत करी। During last 10 years आपने बायरैक के बारे में सुना होगा। जी जी। बायरैक इस्टेब्लिश हुआ इन 2013 और 14, और आज के डेट में हमारी बायो इकोनॉमी बहुत स्पीडीली बढ़ी है। दैट इज़ आई विल गिव क्रेडिट टू इंडस्ट्री सेक्टर, जिसके साथ DBT ने कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके, इंटरैक्शन करके वी ब्रॉट इंडस्ट्री सेक्टर इन बायोटेक। क्योंकि बायोटेक रिसर्च इट टेक्स टाइम एक्चुअली। रिसर्च के रिजल्ट्स आपको इमीडिएट मिलता नहीं है, तो जो रिजल्ट्स शॉर्टर टाइम में रिजल्ट्स यदि आपको नहीं मिलते हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जल्दी सामने नहीं आती है। एंड इंडस्ट्री को आपको
कन्विंस करना है कि बायोटेक इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिटेबल है एंड यू कैन प्रमोट बायो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस ट्रिपल P इनिशिएटिव के लिए मैं डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट को काफ़ी मीन्स आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया। हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने हमेशा ही इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट इन बायोटेक इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आपने सुना होगा स्मॉल सेक्टर, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को, स्टार्टअप्स को, इसके नंबर ड्यूरिंग लास्ट 10 years बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत प्रोत्साहन दिया है स्टार्टअप्स को एंड दे आर टेकिंग अ बायोटेक्नोलॉजी एज अ बिजनेस मॉडल एंड इसी की वजह से बायो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को हम समझाना चाहें कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और सरल शब्दों में, तो कुछ आप बता पाएंगे कि जो सब समझ सकें और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सरल शब्दों में मैं आपको ये बताऊंगी, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड में ही उसकी डेफिनेशन है, जहाँ एक लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ के थ्रू आप उसको ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए आप यूज़ ला रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आई कैन से कुछ मॉलिक्यूल बना के दे रहा है जो कि आपको केमिकली सिंथेसाइज होके नहीं मिलता है, तो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा बात मैं बोलूँगी कि बायोटेक्नोलॉजी अभी एडवांस लेवल में आई कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल जीनोम एडिटिंग। भाई किसी क्रॉप में आप कुछ स्पेसिफिक ट्रेड डालना चाहते हो तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जीनोम एडिटिंग के थ्रू वो कर सकते हो। दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंट डिसीजेस का, पैथोजेंस का स्टडी इज़ बायोटेक्नोलॉजी कि जो कि आपके हेल्थ सेक्टर में काम आती है। एनवायरनमेंट सेक्टर में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोफ्यूल के काम आते हैं। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। वाटर में क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे इन ईच फील्ड वी हैव रोल ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज। हमें दिखता नहीं है कई बार, बट बहुत जो हम चीज़ें ऐसे देखते हैं इन हाँ, चीज़ों से रिलेटेड, स्पेशली वो व्हाट यू मेंशन, हार्मफुल ही नहीं होता है, वो हाँ जी। बेनिफिशियल होता है। दैट इज व्हाई आई सेड बायोटेक्नोलॉजी इज बायोलॉजिकल एंटिटीज का यूज करके आप ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए आप उसको यूज कर रहे हो थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड थ्रू डिफरेंट साइंस। अब इसी में मैम, अब जिनोम इंडिया इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक राइट नाउ, बट लोगों को पता नहीं है कि होता क्या है। स्पेशली जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब इसके बारे में बोला, बताया, तो लोगों को पता चला ये कोई प्रोजेक्ट है। बट अभी भी एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर एक अवेयरनेस नहीं है कि जिनोम इंडिया है क्या। और जीन्स के बारे में भी लोगों को ये वर्ड लगता है कि हमारे एक जेनेटिक पूल होता है और उस हिसाब से है, बट एक हाफ इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें भी आप तो क्योंकि यू आर अ पायनियर और आपका एक तरह से ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोजेक्ट, तो आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, वेरी करेक्ट। एक्चुअली जिनोम इंडिया इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव। ये कोई सिर्फ 3 year प्रोजेक्ट जो हम जनरली रूटीन वे में R&D फंड करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच से किया वाला प्रोजेक्ट है। व्हेन वी गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आवर मिनिस्टर्स टू गो अहेड ऑन सच अ बिग इनिशिएटिव, we consulted different scientists in the sector. We consulted almost all stakeholders, I can say, different ministries and institutions, everybody. And ये प्रोजेक्ट बिग इनिशिएटिव के तौर पे हमने इम्प्लीमेंट किया, जिसमें 20 इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व है ऑल ओवर द कंट्री। 20 नेशनल इंस्टीट्यूशन, 20 नेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ये सब? यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक CBR है, एक सेंटर है, वो इसका नोडल सेंटर है।
उसके बाद डीबीटी के कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, सीएसआर के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटीज़ है, आइजर्स है, लाइक दैट, and some more universities, well-known universities, they are involved. So it's a big initiative in itself, क्योंकि 20 institutions से सब scientist में इकट्ठा आके काम करना is a challenge always. तो ये एक बड़ा challenge था. Then why Genome India? सबका क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस ह्यूमन का डेटा सेट्स तो अवेलेबल है वर्ल्ड में, बट वी फाउंड कि जो ग्लोबली अवेलेबल डेटा सेट्स हैं वो उन कंट्रीज़ के लिए स्पेसिफिक है. एंड जब हम जीनोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज पॉपुलेशन स्पेसिफिक. तो हमें हमारी कंट्री का पॉपुलेशन कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जीनोमिक्स में स्टडीज़ हो रही थी, दो स्टडीज़ वर बेस्ड ऑन द डेटा सेट्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ग्लोबली. तो उसमें जो रिसर्च आउटकम आएगा वो रिसर्च आउटकम हमारी देश के पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं होएगा. और जेनेटिक डिसीजेस, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या जेनेटिक बेस्ड कोई भी इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज, इवन लाइक ओबेसिटी बोलो, डायबिटिक बोलो, रेयर डिसऑर्डर बोलो, कैंसर बोलो, ऑल दीज इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आर रिलेटेड टू आवर जीनोम. तो हमारा पॉपुलेशन स्पेसिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी था. इसलिए ये प्रोजेक्ट में हमने 10,000 इंडिविजुअल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया है. जैसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि होमोजेनस पॉपुलेशंस का. स्टार्टिंग में हमने एक्चुअली शुरुआत में इस जीनोम इंडिया इनिशिएटिव को 2 फेज़ में डिस्कस किया था. जी जी. फेज़ 1 में वी वांटेड टू कवर ओनली हेल्दी पॉपुलेशन, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन लेके हमें एक अपनी कंट्री के लिए एक जीनोम रेफरेंस बनाना था, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो कि एक नेशनल रिसोर्स होगा दैट विल बूस्ट जेनेटिक स्टडीज़ इन आवर कंट्री, एंड दैट इज़ स्पेसिफिक टू आवर इंडियन पॉपुलेशन. एंड फेज़ 2 में वी हैड प्लान टू कवर डिसीज पॉपुलेशन, लाइक कैंसर का ग्रुप या रेयर डिसऑर्डर का ग्रुप या लाइफस्टाइल्स जैसे ओबेसिटी, डायबिटिक या न्यूरो डिसऑर्डर्स. न्यूरो वाले भी बहुत होते हैं, पार्किंसन है या जी, डिफरेंट एज रिलेटेड फैक्टर्स. काफ़ी लाइफ क्रिपलिंग रहते हैं ये सारे डिसऑर्डर्स. जीनोम इंडिया में हमने फेज़ 1 में हेल्दी पॉपुलेशन लिया है, एंड टू हैव रेफरेंस जीनोम वी टारगेटेड होमोजेनस पॉपुलेशन, डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन यू कैन से, जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे. एंड ये सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि पॉपुलेशन साइंटिस्ट होते हैं, उनके साथ कंसल्ट करके हमने डिसाइड किया है. जीनोम इंडिया में हमने 99 इस टाइप से डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन कवर हुए हैं अक्रॉस इंडिया, और काफ़ी रिमोट एरिया से सैम्पलिंग करी है. सैम्पलिंग हमने इसके 20,000 सैम्पल्स की है, सो दैट कोई सैम्पल्स कभी ठीक से नहीं हुआ है या सीक्वेंसिंग में ठीक से नहीं आया है, तो वी शुड हैव 1:2 का रेशो रखा था. सैम्पलिंग प्रोसेस भी काफ़ी टीडियस होगा. हाँ, सैम्पलिंग प्रोसेस भी काफ़ी टीडियस था. वो इसलिए इन 2 एस्पेक्ट्स आई विल से. फर्स्ट, एज आई सेड, इट्स अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, होमोजाइगस पॉपुलेशन. तो वो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं. दे डोंट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड सोसाइटी या सच, उनका इंटरेक्शन कम होता है. एक तो रिमोट एरियाज़ में जाके उनका सैम्पलिंग करने के लिए एक जो हमारा स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के थ्रू जाना है या सारी मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट के मशीनरी के थ्रू उनके विद देयर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग देयर अप्रूवल्स, उस पॉपुलेशन तक रीच करना ही फर्स्ट आपका एक टीडियस प्रोसेस है. उसके बाद में आप वहाँ जाने के बाद में वो जो इंडिविजुअल्स है उनको एक आपको कन्विंस करना पड़ता है कि हम आपका सैंपल क्यों ले रहे हैं, इसका क्या करेंगे,
इसका हम सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा रहेगा आगे चल के, ये कन्विंस करना भी बहुत तो मुश्किल होता सपोर्ट है। मिली थी ओवरऑल सभी से? सपोर्ट मिली है, डेफिनेटली मिली है। कहीं कहीं हमारा एक हाथ दो जगह पे हमें पॉपुलेशन के लोकेशंस थोड़े शायद चेंज करने पड़े हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉपर हम नहीं पहुँच पाए हैं या जहाँ से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन हमने पूरा फाइनली वी कवर्ड 99 पॉपुलेशंस। तो ये जितना भी जो डेटा बैंक है ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बन जाता है फॉर द एंटायर पॉपुलेशंस। हमने एक्चुअली स्पेसिफिकली 10,074 का सीक्वेंसिंग किया। इसके साथ में इसका हमने सिर्फ सैंपल लेके सीक्वेंसिंग ही नहीं किया है। इसके जब हमने सैंपलिंग किया है तो एट द स्पॉट वी हैव डन फिनोटिपिक डिटेल्स भी हमने उनके लिए है। अब ये फिनोटिपिक डिटेल्स में एक तो उनके फिज़िकल पैरामीटर्स जैसे हाइट, वेट वगैरह, जो नॉर्मल आप जनरल चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो जो कवर होता है वो सारे पैरामीटर्स हमने इसमें किए, क्योंकि हमको एक तो हेल्दी पॉपुलेशन ही लेना था। तो वो भी एक था कि आप जनरल पैरामीटर्स आप जब चेक कर लेते हो, ब्लड प्रोफाइल है, किडनी, लिवर वगैरह वगैरह, तो आपको वो इंडिविजुअल्स हेल्दी है या नहीं है ये भी आपको एक पता चल जाता है कि कोई डिसीज पॉपुलेशन आप नहीं उसमें डाल रहे। तो इसके लिए भी था। और दूसरा एक तो डेटा सेट्स को एक वो दैट इज़ वी कॉल इट मेटा डेटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज़। एनी जेनेटिक डेटा सेट्स के साथ फिनोटिपिक डेटा सेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिफोर वी मूव फर्दर, जिनोम और जिनोम सीक्वेंसिंग का अगर हम थोड़ा सा कुछ बता सकें फॉर जिन्हें डिटेल में इसके बारे में नहीं पता या एक बेसिक आइडिया नहीं है, क्योंकि जिनोम से बस ये आता है कि जीन कईयों को याद आता है या समझ आता है। नहीं, जीन और जीनोम में बहुत फ़र्क है। जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। आप जीनोम इज़ अ कंप्लीट यू कैन से पूरा डीएनए आपकी बॉडी का, न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सब मिला के आपका बॉडी का जीनोम बनता है। अब इसका ह्यूमन बॉडी के लिए इट इज़ 3.2 बिलियन बेस पेयर्स, इतना लंबा ये होता है। एंड हर इंडिविजुअल में वेरिएशंस होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, इवन ट्विंस में भी वो सेम नहीं मिलता है। तो ये वेरिएशंस होते हैं सिर्फ 0.1% इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बेस पेयर्स जो ATGC आपने सुना होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स का नाम होता है, जी। तो डीएनए में, तो इसमें वेरिएशंस जस्ट 0.1% फाइंड आउट होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट ये 0.1% वेरिएशन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए जब जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 पॉपुलेशन का किया है हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में, इसमें हमने काफ़ी वेरिएशंस आइडेंटिफाई किए हैं, बट उसमें से हमने 7 मिलियन वेरिएशंस ऐसे फाउंड किए हैं जो कि ग्लोबल डाटा सेट्स में अभी तक अवेलेबल नहीं है। वो ग्लोबल कहीं पे भी नहीं अवेलेबल? अभी तक कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये अराउंड 7 मिलियन वेरिएशंस जो हम बोल रहे हैं कि नॉट रिपोर्टेड सो फार इन ग्लोबल डाटा सेट्स, दे मे बी स्पेसिफिक टू इंडियन पॉपुलेशन। तो इसलिए भी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हैज प्रूवन कि इट वाज रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। जो इसको यही कितना जो आउटकम है, जी, इट जी। इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड इट हैज़ प्रूवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड हमारे आई कैन से डेफिनेटली जो हमें डिपार्टमेंट को जो हायर लेवल से जो डायरेक्शंस मिले थे उस वक्त, हमारे मिनिस्टर से, इवन PMO से, टू टेक सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव, दैट इनिशिएटिव हैज़ बीन प्रूवन वेरी करेक्ट। कितना समय लग गया है इसको इनिशिएशन से लेके ये पूरा डेटा बैंक स्टोरेज तक ये हमने 2019 में स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में कंसल्टेशन प्रोसेस हुई, फिर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने में आया, 20 इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा लाया, फंड हुआ,
देन थोड़ा सा बीच में पेंडेमिक भी आया, तो कोविड ने भी हमें थोड़ा डिस्टर्ब तो किया, इसीलिए आई विल डेफिनेटली। एंड देन हमने किया ये अराउंड जनवरी 2024 में हमने सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर दिया था। उस वक्त हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया था कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सीक्वेंसिंग ऑफ 10,074 इंडिविजुअल्स होल जीनोम। उसके बाद में फिर लास्ट ईयर 1 year वी एंगेज्ड आवरसेल्फ इन getting that whole data set on our IBDC. I will tell you, जीनोम इंडिया ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सेपरेट इनिशिएटिव नहीं था, ये एक साइमल्टेनियसली हमने डेटा शेयरिंग गाइडलाइंस पे भी काम किया, क्योंकि जब डेटा सेट्स बनाओगे लेकिन उसकी मशीनरी आपको नहीं है कि उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा। तो इसलिए हमने साइमल्टेनियसली बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस हमने इशू करे थे। उसके बाद में हमने इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हमने सेटअप किया। इट इज़ द नेशनल फर्स्ट टाइम हमने इतना बड़ा डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है कंट्री में। उसके बाद में जब हमने ये जीनोम इंडिया का डाटा सेट पूरा हमने IBDC पे अपलोड कराया है। जब डाटा अपलोड हुआ तो इसको शेयर भी करना है, क्योंकि वही फर्स्ट इंटेंशन था इस प्रोजेक्ट में। इट्स अ नेशनल रिसोर्स, तो इट शुड बी यूजफुल टू आवर रिसर्चर्स। तो इसलिए हमने फीड प्रोटोकॉल्स रिलीज़ करे हैं, जिसमें we discussed about how we should be sharing this data set. and जब जीनोम इंडिया का डाटा में हमारे इंडिविजुअल्स का जीनोम इन्वॉल्व है, तो इट्स वेरी प्रेशियस थिंग फॉर अस। तो हमने इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम और कर्तव्य बनता है। तो जब जीनोम इंडिया का डाटा सेट IBDC में आया है, तो इसको सेफली हम इसको कैसे शेयर करेंगे, ये फीड प्रोटोकॉल्स में दिया है। तो इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी आई थिंक ओपन होगी। एक प्रोजेक्ट उम्मीद है जो जिस पे भी आपने बहुत काम किया है, तो जब जीनोम इंडिया जब अनाउंस हुआ फाइनली, तो एक ग्लोबली हमारी एक क्या रिएक्शन था? एंड ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। BT कॉटन आने के बाद में कॉटन का प्रोडक्शन एकदम हाईली राइज हुआ है। इसी दौरान आजकल बायोसिमिलर्स की भी बहुत बात हो रही है। वैक्सीन्स में बहुत अपना नाम कमाया है।